हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं राहुल रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ब्यूटीफुल से चैनल पुरानी ज्ञान पे। तो आज हम लोग क्लास 11th एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो आज से हम लोग परफेक्ट पूरे 11th फिजिक्स को देखने वाले हैं। तो जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, जिसमें बात करेंगे फिजिक्स क्या होती है, किसे फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स का क्या स्कोप है, फिजिक्स में क्या एक्साइटमेंट है, फिजिक्स में किस किस चीज़ को पढ़ना है, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या फ्यूचर है फिजिक्स का, हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है उनका। इन सारी बातों को आज डिस्कस करेंगे। तो आज के चैप्टर से क्वेश्चन तो कहीं नहीं आते हैं आपके एग्जाम में, कंपटीशन में, बट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और काफी मजेदार है। तो लास्ट तक बने रहना। और ये चैप्टर आपको फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ बताएगा कि रियलिटी में फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखना। और शुरुआत में ही मैं बोल देता हूं, अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन। ओके, तो लेट डिस्कस न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 11th फिजिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग की फिजिक्स किसे कहते हैं। व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स हम लोग कहते किसे हैं, क्या कहता है फिजिक्स के बारे में। सिंपल सी बात कही जाती है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट द, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, मैं लिखते चलता हूं, इन विच वी डील्स अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन। फिजिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है इसमें हम लोग डील्स करते हैं नेचर के बारे में और नेचुरल फिनोमेनन के बारे में। इसमें बहुत सारे लॉ हैं जो हमारे यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। इसमें बहुत सारे लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे यूनिवर्स को गवर्न करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, फिजिक्स में फिजिक्स क्या है, साइंस की वह ब्रांच है इसमें नेचर और नेचुरल फिनोमेनन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत सारे लॉज और प्रिंसिपल दिए गए हैं जो हमारे यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स हमें यह बताती है कि व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू। ये हमें यह बताती है कि कैसे कोई भी चीज होता है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों होता है और कैसे होता है, ये हमें फिजिक्स बताती है। सपोज करें हम लोग अभी पंखा चल रहा है, तो क्यों चल रहा है पंखा भाई। अभी तो नहीं चल रहा है, गर्मी लग रहा है काफ़ी तेज हमको, बट शूट करना है तो पंखे से आवाज़ खराब हो जाती है, इसलिए तो पंखा बंद करके हम लोग शूट करते हैं। तो जो बात ये थी कि व्हाई एंड हाउ, कि कैसे कोई भी चीज़ होता है और क्यों होता है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग को कौन बताती है, फिजिक्स। कोई चीज़ उठा लो, जैसे लाइट के बारे में उठा लेते हैं, हम लोग देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं भाई, क्यों देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, हमारे पास आंखें हैं, लाइट है, कैसे देख रहे हैं, लाइट के प्रोपगेशन से, रिफ्लेक्शन से। तो ये दो व्हाई और हाउ को क्लियर कौन करता है, हमारा फिजिक्स करता है। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट द फ्यूचर, प्रिडिक्ट द फ्यूचर, जी बिल्कुल, भविष्यवाणी कर सकते हो आप फिजिक्स से। सर जादूगर बना रहे हो क्या, नहीं बच्चों, भविष्यवाणी हम लोग बिल्कुल फिजिक्स से कर सकते हैं। कैसे भाई, कैसे फिजिक्स से भविष्यवाणी कैसे कर लोगे आप। इससे सपोज करो, अब बात यह है कि कोई आपको कह रहा है या मार्कर मैंने हाथ में, मार्कर मैंने नीचे छोड़ा तो कैसे गिरा नीचे मार्कर, क्यों कैसे गिरा, तो कैसे गिरने की बात तो होगी, ग्रेविटी पे गिरा। कुछ अगर बोल दे कि आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, कितना वेलोसिटी से गिरा, तो हम लोग v इक्वल टू यू प्लस जी टी से पुट करके वैल्यू v निकाल सकते हैं। अब आपको दोबारा कोई बोल दे कि 200 मीटर या फिर 300, 400, 500, 600 मीटर बिल्डिंग कोई है या फिर कोई ऊपर क्लिफ है, उसके ऊपर चढ़ के पत्थर को नीचे फेंकना है और आपको बता रहा है, पूछ रहा है कि उसका वेलोसिटी बताओ भाई, कितना वेलोसिटी से वो पत्थर नीचे आएगा। तो आप दोबारा वहां जाके एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करोगे, आप घर पे ही बैठ के अपने कहीं भी बैठ के अपना क्या करोगे, इक्वेशन को लिखोगे, वैल्यू पुट करोगे और बता दोगे कि क्यों, कितना, कैसे गिरेगा, क्यों गिरेगा, है कि नहीं। तो वहां पे आपने क्या किया, फ्यूचर बता दिया, प्रिडिक्ट कर लिया कि कैसे होगा, क्या होगा, कितने में होगा। ठीक है, वो इक्वेशन पे पुट करके। तो फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर बता सकते हो, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो फिजिक्स क्या है भाई, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग डील्स करते हैं नेचर और नेचुरल फिनोमेनन को। इसमें लॉज और प्रिंसिपल दिए गए हैं जो यूनिवर्स को चलाते हैं, क्यों और कैसे होती हैं चीज़ें वो बताई गई है। और आप फ्यूचर बता सकते हो किसी भी चीज़ का, फ्यूचर बिल्कुल भविष्यवाणी कर सकते हो फिजिक्स से। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये। फिजिक्स के बारे में और क्या कहा जाता है कि फिजिक्स इज फिलॉसफी, बिल्कुल फिजिक्स क्या है, फिलॉसफी है। ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब बहुत ग्रेट फिलॉसफर थे। ठीक है, फिलॉसफी मतलब जो हमें बताती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आप लोग कह रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बता रहे हैं हम लोग को, हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो फिजिक्स के जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आइजैक न्यूटन को ले लो, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो सब बड़े बड़े ग्रेट फिलॉसफर थे जो हमेशा कुछ फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते थे, बताते थे, भविष्यवाणी करते थे। वो भविष्यवाणी किसके आधार पर होती थी, फिजिक्स के आधार पर होती थी।
ठीक है। तो फिजिक्स एक ग्रेट फिलॉसफी है। फिजिक्स के बारे में और कही जाती है कि ये हम लोगों को बेसिक लॉ ऑफ नेचर के बारे में बताता है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो दोस्तों क्या बात कर रहे थे हम लोग कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स और रिलेशंस क्या है मैथमेटिक्स के साथ। क्या फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक ही चीज है? क्या फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक ही चीज है? बिल्कुल। बात ये समझोगे कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। बिना मैथ का फिजिक्स जो है वो क्या है? इनकम्प्लीट है, काम के लायक नहीं है, आधा अधूरा रह जाएगा। और मैथमेटिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि मैथमेटिक्स आर जॉबलेस विदाउट फिजिक्स। भाई जाहिर सी बात है, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के, सब ग्रेट मैथमेटिशियन रह चुके हैं, ठीक है। क्योंकि बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स हो पाना मुमकिन नहीं है। जितने भी लॉज बनते हैं, इक्वेशन बनते हैं, उन सब मैथमेटिक्स पे ही सॉल्व होते हैं। बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं। जितने भी लॉज फाइंडर होते हैं उनके साथ साथ बड़े बड़े मैथमेटिशियन काम करते हैं। वो बड़े बड़े मैथमेटिशियन क्या करते हैं? लगातार लॉज इक्वेशन को सॉल्व करते करते एक प्रूफ लॉ लेके आते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स जो है वो इनकम्प्लीट है बिना मैथ का, और मैथमेटिक्स जो है वो जॉबलेस है बिना फिजिक्स का। मतलब इन दोनों का रिश्ता अटूट है। और आपको पता है एक बात कही जाती है कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ द साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज क्वीन। जी बिल्कुल सर, पहले ही दिन क्वीन कर लो आप। जी बिल्कुल यही बात है दोस्तों कि फिजिक्स जो है उसे किंग कहा जाता है बच्चों, और मैथमेटिक्स को क्वीन कहा जाता है। तो फिजिक्स इज द किंग ऑफ द साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन, ठीक है। तो फिजिक्स और मैथ्स बिल्कुल एक साथ चलता है, दोनों के बिना दोनों अधूरे हैं। कोई दिक्कत? अब ध्यान सुनोगे, फिजिक्स के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं किसके? फिजिक्स के। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जितना भी चीज है दुनिया में सबको समेट के एक में ले आओ, इसी को तो बोलते हैं यूनिफाई करना। टुकड़ों टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ा समूह बना लीजिए, उसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन। तो फिजिक्स में यूनिफिकेशन सिखाया गया। कैसे भाई? एग्जांपल बहुत सारे हमारे पास, जैसे आपके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गए। ये सारी चीजें क्या करती है? बहुत सारी चीजों को समेटे हुई है अपने एक लॉ के अंतर्गत। बहुत सारी चीजों को समेटी हुई है अपने एक लॉ के अंतर्गत। क्या है भाई यूनिफिकेशन का लॉ? यूनिफिकेशन का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि फॉलिंग ऑफ, फ्री फॉल पढ़ते हैं ना, फ्री फॉल केस, फ्री फॉल ऑफ एप्पल ले लो, ठीक है, फ्री फॉल ऑफ एप्पल। और क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। देख रहे हो, फ्री फॉल ऑफ एप्पल, एप्पल कितना छोटा चीज है, अब मोशन प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट कितना बड़ा चीज है। ये दो बिल्कुल अलग अलग शेप साइज के हैं, आकाश जमीन का अंतर है दोनों के शेप और साइज में, लेकिन इन दोनों का मूवमेंट हम लोग एक ही लॉ के अंतर्गत पढ़ लेंगे। कौन सा लॉ है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना जी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फिजिक्स हमें क्या करता है कि अलग अलग चीजों को समेट के एक चीज में लाके हम लोग को देता है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सर ये सब क्या बात कर रहे हैं? बात करेंगे हम लोग, वेट करो, पूरा 11th यही सब करते रहना हम लोग को। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें बहुत सारी चीजों को समेटी हुई है एक चीज के अंतर्गत। तो इसी पार्ट को हम लोग यूनिफिकेशन बोलते हैं। फिजिक्स हम लोग को ये सिखाया है कि जितने भी चीजें बटी हुई है उन सबको समेट लो ना एक पार्ट में, ठीक है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट काम किए हैं। आप लोग वेल नॉन साइंटिस्ट अभी हमारे प्रेजेंट के रह चुके थे, स्टीफन हॉकिंस का नाम सुने होंगे। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम क्या था? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। उस किताब में उन्होंने कही भी थी, उस किताब में वो यही काम कर रहे थे, इसी बात का उल्लेख कर रहे थे कि उस सारे लॉ को एक लॉ में लाना चाहते थे। जितना भी फिजिक्स का लॉ है उन सबको पकड़ के एक ही लॉ से सब डिफाइन कर देना चाहते थे, एक ही लॉ से सब लॉ डिफाइन। सोच रहे हो कितना बड़ा काम करने जा रहे थे। बहुत हद तक वो रीच भी किए और उन्होंने एक लॉ को कह भी दिया कि हाँ इस लॉ के अंतर्गत लगभग हम लोग ले आएंगे, और वह लॉ और कोई नहीं, हमारा कौन सा लॉ है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन है, वो उसको छोड़ के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उन्होंने कहा दिया था कि इसी लॉ के अंतर्गत हम लोग लगभग फिजिक्स के सारे लॉ को इंटीग्रेट कर देंगे, एक साथ ले आएंगे, ठीक है। तो यही यूनिफिकेशन है। इस पे मैक्सवेल साहब ने बहुत तगड़ा काम किया था। मैक्सवेल साहब ने 4 इक्वेशन दी थी, 4 इक्वेशन में लगभग बड़े बड़े से ब्रांच ऑफ फिजिक्स को समेट लिया था। सिर्फ 4 इक्वेशन में लगभग 95-80% फिजिक्स खत्म कर दिया था उन्होंने। वह 4 इक्वेशन कौन किस ब्रांच पे दिया गया था इक्वेशन में बता देता हूँ आपको। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन जिन पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े फिजिक्स के ब्रांच को समेट लिया था, वह 4 इक्वेशन, पहला कौन सा था? पहला इक्वेशन में उन्होंने क्या कंप्लीट कर दिया? पहला इक्वेशन में उन्होंने खा गया पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। बताइए सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? भाई इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट, मतलब जितने भी आपको पता चाहिए 12th में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, करीबन मुझे पढ़ाने में ऑफलाइन क्लास में लग जाते थे एक महीना खा जाता था मैं, पूरा 1 मंथ खा जाता था। अगर ऑनलाइन क्लास में चलाऊंगा तो करीबन 20 वीडियो लगभग चलेंगे, ठीक है। तो सोचो 20 वीडियो का लेक्चर, इतना बड़ा चैप्टर है ये कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसको उन्होंने एक इक्वेशन में सारे लॉ जितने भी थे वो समेट लिया, बस एक ही इक्वेशन में। 4 इक्वेशन में एक इक्वेशन, पूतना बड़ा 20 वीडियो वाला लेक्चर का चैप्टर को एक इक्वेशन में खा गया इसने, ठीक है। सोचो कितना एब्रिगेट किया था पूरे एक ही फॉर्मूला में, उसको कितना कंडेंस कर दिया। दूसरा में उन्होंने क्या ले लिया? कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक, ठीक है। मतलब करंट के बारे में बात होगी, मोशन के बारे में। चार्ज जब मोशन में रहेगा उसको करंट बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस फ्लो वाला कंडीशन। तो उसमें जितने भी इक्वेशन थे, जितने भी फॉर्मूला थे, जितने भी लॉ थे, सबको वह एक इक्वेशन में लेके आ गया। तो पहला इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैट से था, दूसरा इक्वेशन डायनेमिक्स से था, और तीसरा इक्वेशन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, ठीक है। और चौथा इक्वेशन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये जो 4 इक्वेशन उन्होंने दिया था, इस 4 इक्वेशन से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो ब्रांच था, उस पूरे ब्रांच को, इतने बड़े पूरा इलेक्ट्रिसिटी और पूरा मैग्नेटिज्म, दो बहुत वास्ट ब्रांच है फिजिक्स का, उन दोनों ब्रांच को सिर्फ 4 इक्वेशन में समेट लिया था मैक्सवेल साहब ने, ठीक है। तो ये यूनिफिकेशन है, ये यूनिफिकेशन है कि बड़े बड़े चीज़ों को समेट के छोटे में ले आओ। यही यूनिफिकेशन में सिखाया गया हमारे फिजिक्स में। नेक्स्ट हमारा है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या? रिड्यूस कर देना, घटा देना, तोड़ देना। मान लो कि बड़े बड़े चीज़ का स्टडी करना, सपोज कर तुमको कह दिया कि ट्रांसफार्मर का स्टडी करना है भाई, जनरेटर का स्टडी करना है, तो कैसे स्टडी करोगे? एक बार में जनरेटर चलते हुए देख रहे हो, ट्रांसफार्मर चलते हुए देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आएगी। लेकिन उसके पार्ट बाय पार्ट को खोल दो, जनरेटर में मैग्नेट अलग कर दो, रिंग अलग कर दो, ब्रश अलग कर दो, ठीक है, आर्मेचर अलग कर दो। हर एक चीज को अलग अलग करने के बाद स्टडी करना अगर शुरू करोगे, तब वो काफी हद तक तुमको क्लियरली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो रिडक्शनिज्म का मतलब होता है जो बड़ा दिख रहा है उसको स्प्लिट कर दो, तोड़ दो छोटे छोटे पार्ट में, और उसके बाद उसका हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्ट का स्टडी करोगे तो आपको क्लियरली उसका कंसेप्ट मिल जाएगा। तो यही रिडक्शनिज्म है। रिडक्शनिज्म में आपको यह सिखाया गया है कि कैसे आप बड़े बड़े वास्ट पार्ट को कंप्लीटली छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ सकते हो। और इससे फायदा क्या है? इससे आप नए चीज का डिस्कवरी कर सकते हो। आप जनरेटर में पढ़ लिए कि मैग्नेट का क्या काम है, अब उस मैग्नेट को आप किसी और चीज में अपने दिमाग के हिसाब से लगा सकते हो। अब क्या चाहिए भाई? रिडक्शनिज्म आपको यह सिखा दिया है कि कैसे आप किसी भी पार्ट को स्टडी करने के बाद अलग अलग चीज अपने आवश्यकता अनुसार फॉर्म कर सकते हो। एक बार आपने जनरेटर पढ़ते हो देख लिया कि मैग्नेट का क्या काम है, आर्मेचर का क्या काम है, रिंग का क्या काम है, ब्रश का क्या काम है। अब उसके बाद उसके काम को समझने के बाद आप हिसाब से कुछ और नया फॉर्म कर दो, है कि नहीं? तो रिडक्शनिज्म न्यू फॉर्मेशन के लिए भी दायित्व लेता है। तो रिडक्शनिज्म मतलब क्या होता है कि आप किसी बड़े पार्ट को स्प्लिट कर दोगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में, उसके बाद उसका हर एक पार्ट को स्टडी करना ही रिडक्शनिज्म कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। क्या फिजिक्स का स्कोप है, कितना हम लोग को पढ़ना है, और क्या एक्साइटमेंट है इसमें। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का मेनली 2 स्कोप है। कुछ बड़े बड़े स्कोप है जिसको हम लोग मैक्रो स्कोप कहेंगे, और कुछ छोटे छोटे स्कोप है जिसको हम लोग माइक्रो स्कोप कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में बात होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
फोटोन, ये सब सारी चीज़ों के बारे में बात उसमें होगी। मैक्रो में बड़े बड़े चीज़ों के बारे में बात होगी, चार्ज, मैग्नेट, लेंस, मिरर, सब बड़े बड़े चीज़ों के बारे में बात होगी इसमें माइक्रोस्कोप में। और माइक्रोस्कोप पे छोटे छोटे पार्टिकल, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भी कहते हैं माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप को कौन सा ब्रांच कहते हैं फिजिक्स का? तो स्कोप हमारे पास दो है बच्चों, एक है मैक्रोस्कोप, दूसरा है माइक्रोस्कोप। मैक्रो में बड़े बड़े चीज़ों के बारे में बात करेंगे, माइक्रो में छोटे छोटे, देखो इसका मैंने नाम भी लिख दिया क्वांटम फिजिक्स, मतलब अ पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्मॉल लाइट पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन की बात करेंगे उसमें हम लोग। और मैक्रोस्कोपिक ऐसा पार्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें बड़े बड़े चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे इसमें, ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे इसमें हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे इसमें हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे इसमें हम लोग। बड़े बड़े ब्रांच है। मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर हम लोग को स्टडी करने हैं। मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई? मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिक्स में हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में हम लोग और क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन पढ़ेंगे हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे हम लोग, मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ने वाले हम लोग मैकेनिक्स में, ठीक है। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये 11th में पढ़ने को मिलेगा हम लोग को, 11th क्लास में, इसी साल पढ़ेंगे हम लोग पूरा, इसमें बहुत सारे चैप्टर है वो पढ़ेंगे हम लोग। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ने को मिलेगा हम लोग को? ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन पढ़ने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़ने के लिए मिलेंगे हम लोग को, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इस सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए मिलेगा, लेंस, मिरर, वो सब पढ़ेंगे उसमें हम लोग। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हीट के बारे में, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो मैं बता रहा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें लॉज है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उनके बारे में पढ़ेंगे। हीट के बारे में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंजन के बारे में, हीट इंजन के बारे में, ठीक है। इन सब चीज़ों को डिस्कस में करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ेंगे हम लोग? थर्मोडायनेमिक्स भी हम लोग, ऑप्टिक्स हम लोग को क्लास 12th में पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग को 11th में पढ़ना है, ठीक है। ये भी 11th में पढ़ना है हम लोग को मैकेनिक्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग? चार्ज के बारे में, बहुत सारे लॉ स्टडी करेंगे इसमें हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत सारे लॉ हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, बहुत कुछ लॉ दिए हुए मैग्नेट में, बहुत सारे लॉ इलेक्ट्रोस्टैट में है, ठीक है, कूलम्स लॉ, बहुत कुछ है हम लोग के पास, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ये सब किस में पढ़ेंगे हम लोग? चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ है भाई, कूलम्स लॉ है भाई, बहुत सारे मजेदार लॉ है इसमें, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग किसमें? क्लास 12th में, ठीक है। तो ये बड़े बड़े ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, मैं इसको मैक्रोस्कोपिक कहेंगे हम लोग, मैक्रोस्कोप है ये, उसमें से दो हम लोग पढ़ेंगे, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स 11th में, और ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे हम लोग 12th में। माइक्रोस्कोपिक में क्या क्या आने वाला है हमारे पास? माइक्रोस्कोप में आने वाला है एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूक्लियॉन्स के बारे में, एक साथ कह सकते थे सर आप, क्या करूँ लिख दिया, कोई बात नहीं, न्यूक्लियॉन्स के बारे में और फोटोन के बारे में, ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में। ये सब चीज़ें किस में मिलेगी हमको? ये पूरा का पूरा ब्रांच आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? यह पूरा का पूरा ब्रांच देखने को मिलेगा हम लोग को 12th में। ये सब कुछ 12th में पढ़ने को मिलेगा आपको, छोटी छोटी झलकियाँ देखने को मिलेगी 11th केमिस्ट्री में, ठीक है। 11th केमिस्ट्री में छोटा देखने को मिलेगा आपको ये सारी पार्टें, अदरवाइज पूरा हम लोग ये कहाँ पढ़ेंगे? 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्कोप है हमारा फिजिक्स का कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, और क्या क्या बड़े ब्रांच हैं, क्या क्या छोटे से ब्रांच हैं जो बहुत जल्दी खत्म होंगे। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स 11th में मिलेंगे इससे हम लोग, और ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्वांटम फिजिक्स इसको बोलेंगे हम लोग, वो पूरा हम लोग को 12th में देखने को मिलेगा बच्चों। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या क्या था? ये जो था स्कोप ऑफ फिजिक्स था। फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्या क्या मिलेगा हम लोगों को? फिजिक्स पढ़ने के बाद क्या क्या एक्साइटमेंट होने वाला है हमारे साथ, क्या हम लोगों को उससे सीखने को मिलेगा, क्या हम लोग कर सकते हैं, वो समझ में आएगी। सबसे पहली बात, फिजिक्स पढ़ने के बाद आप समझ सकते हो किस चीज़ को? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप डेली लाइफ फिनोमेनन समझ सकते हो। डेली लाइफ फिनोमेनन को आप आराम से क्या कर सकते हो? समझ सकते हो कि पर डे हमारे साथ जितने भी घटनाएं घटती है,
हमारे अगल बगल नेचर में, प्राकृतिक में, उस चीज़ को आप फील कर सकते हो जब उसके अकॉर्डिंग आपके पास नॉलेज रहेगा तो, ठीक है। तो आप डेली लाइफ फिनोमेनन को समझ सकते हो। आप क्या कर सकते हो अपने साथ, आप बातों को समझने के बाद उस पर क्या कर सकते हो, उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट करके कुछ नए नए चीज़ों का आविष्कार अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हो, आप उसका एप्लीकेशन कर सकते हो एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि वो काम के लायक है कि नहीं है, कुछ नया बन सकता है कि नहीं बन सकता है। फिजिक्स देखने के बाद आपने लाइट के बारे में पढ़ा, क्या मैं बल्ब जला सकता हूँ, क्या मैं बल्ब बना सकता हूँ, क्या मैं बैटरी से पंखा चला सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप पढ़ने के बाद क्या कर सकते हो, एप्लीकेट कर सकते हो अपने लाइफ में, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने साथ। और सबसे बड़ी बात, इसको मैं शुरुआत से बात कर रहा हूँ कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो, फ्यूचर का प्रिडिक्शन लगा सकते हो फिजिक्स देखने के बाद, ठीक है। फ्यूचर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये एक्साइटमेंट है फिजिक्स की। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी जो है एक साथ चलती है। आपको पता है कि न्यू फिजिक्स अराइज न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। न्यू फिजिक्स अराइज न्यू टेक्नोलॉजी, जब नया फिजिक्स कहीं से मिलता है तो उससे नया टेक्नोलॉजी भी बनता है। और यही बात जस्ट क्या होगा, वाइस वर्सा। मीन्स अगर नया टेक्नोलॉजी हमको चाहिए, अगर नया टेक्नोलॉजी हमको चाहिए तो नया फिजिक्स बनाना पड़ेगा, नया फिजिक्स का ब्रांच डेवलप करना पड़ेगा, नया स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही तगड़ा रिलेशन चलता है फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच में कि अगर आपको नया टेक्नोलॉजी चाहिए तो नया फिजिक्स बनाइए। जैसे हम लोग के पास जब क्या आया, हम लोग के पास जब आया सिलिकॉन चिप्स, ठीक है। सिलिकॉन चिप्स आया तो हमने क्या किया, सिलिकॉन चिप्स की मदद से क्या किया, हमने टीवी बनाए, मोबाइल फ़ोन बनाए, ठीक है। बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर दिया सिलिकॉन चिप्स से, ठीक है। तो सिलिकॉन चिप्स जब हमारे पास आया, सिलिकॉन चिप्स का हम लोग स्टडी किसमें करते हैं, फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर में। अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था, 12th में पढ़ना है हम लोग को। सेमीकंडक्टर में स्टडी करेंगे हम लोग इसका। सेमीकंडक्टर में जब फिजिक्स का ब्रांच सेमीकंडक्टर आया, उस पर स्टडी चला तो बहुत सारे चीज़ बने हमारे पास, जितने भी टीवी, मोबाइल फ़ोन सब इसी पे काम करते हैं, सिलिकॉन चिप्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये था क्या कि नया फिजिक्स से नया टेक्नोलॉजी बना। अब टेक्नोलॉजी से फिजिक्स कैसे बना है भाई, मान लो कि हमारे पास क्या था कि सपोज करो टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी से फिजिक्स कैसे डेवलप किया। हमारे पास पहले जो रेलवे चलती थी उसमें हीट इंजन होता नहीं था, नहीं हीट इंजन नहीं होता था, स्टीम इंजन होता था, बिल्कुल। उसमें कौन सा इंजन चलता था, स्टीम इंजन पे हम लोग गाड़ियाँ दौड़ाते थे। हम लोग को स्टीम इंजन की क्या इंक्रीज करनी थी, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी थी। एफिशिएंसी क्या करनी थी, उसकी इंक्रीज करनी थी। तो हमने स्टीम इंजन से हमने क्या बना दिया, उसमें क्या डेवलप कर लिया, हमने हीट इंजन डेवलप किया, ठीक है। हीट इंजन जब डेवलप किया तो हमने हीट इंजन से फिर इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके डीजल इंजन बना लिया। और यह जो डीजल इंजन, हीट इंजन, ये सब हम लोग कौन से ब्रांच ऑफ फिजिक्स में आ गया, हमारा एक नया ब्रांच हमारे पास क्या पहुंच गया, इसको रिलेटेड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पड़ी तो नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स आ गया, और जब नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स आया तो एक टेक्नोलॉजी आ गया। उस तरह जब हम लोग स्टडी शुरू किए थे EMW की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तब इसी से पढ़ते पढ़ते हमने यह पता लगा लिया कि इसके मदद से हम लोग क्या बना सकते हैं भाई, इसके मदद से हम लोग ट्रांसमिटिंग सिस्टम जितने भी हैं वो बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ट्रांसमिटिंग सिस्टम बना सकते हैं, जिसपे हमारा जितना भी सैटेलाइट वेटेलाइट काम करता है वो सब हम लोग इस पर बना सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से वायरलेस कम्युनिकेशन ये सब हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि फिजिक्स से टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से फिजिक्स कैसे डिपेंड करता है। अब डिस्कस करते हैं बच्चों फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में कितने फंडामेंटल फोर्सेस हैं आपको पता होना चाहिए। नेचर में मेनली कितने फंडामेंटल फोर्सेस हैं, 4। इसी 4 फोर्स में दुनिया का कोई भी फोर्स आपका इंक्लूड हो जाएगा। वह 4 फोर्स कौन कौन सा है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स है, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा कौन सा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 फंडामेंटल फोर्स हैं जिसके अंतर्गत सारे फोर्सेस आपके इंक्लूड हो जाएंगे। आप जब इधर से इधर बढ़िएगा तो स्ट्रेंथ आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। स्ट्रेंथ क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि सबसे वीक फोर्स कौन होगा, वीकेस्ट फोर्स कौन होगा आपका, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्ट अगर बात किया जाए तो एक्ट बिटवीन 2 मासेस। ठीक है, हमेशा 2 मास के बीच में ये एप्लीकेबल है। और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, लॉन्ग रेंज फोर्स है। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इस फोर्स को मीडियम की आवश्यकता इस फोर्स को लगने के लिए नहीं होती है। 2 चार्ज के बीच में एप्लीकेबल है ये, सॉरी 2 मास के बीच में एप्लीकेबल है ये, एक्ट बिटवीन 2 मासेस। ये पढ़े होंगे आप लोग क्लास 9th में। F इज इक्वल टू जी m1m2/r²। ठीक है, ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स की अगर बात की जाए तो वीक न्यूक्लियर फोर्स नाम से पता चलता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स एप्लीकेबल होगा, देखने को मिलेगा। ये एक्ट इसका जो होगा, एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल, न्यूट्रिनो और अदर पार्टिकल के बीच में यह फोर्स देखने को हम लोग को मिलता है। ये सिर्फ एप्लीकेबल कहाँ पे है, ओनली इन बीटा डीके में। जब बीटा का डीके होगा तभी यह फोर्स देखने को मिलेगा। और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, सिर्फ न्यूक्लियस के ही अंदर, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही ये देखने को, नाम से ही पता चल रहा है आपको, शॉर्ट रेंज फोर्स है। न्यूक्लियस का जो साइज बताया गया था मॉडल में वो 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर कुछ है, उसी के अंतर्गत यह फोर्स आपको एप्लीकेबल होगा, शॉर्ट रेंज फोर्स है ये। अब अगला बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का अगर एक्ट की बात की जाए तो एक्ट बिटवीन 2 चार्जेस, 2 चार्जेस के बीच में यह फोर्स देखने को मिलेगा। F इज इक्वल टू k(q1q2)/r²। ये जनरल फॉर्मूला होगा इसका, चार्जेस के बीच का फोर्स। ठीक है, और ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, यह भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। इनफाइनाइट तक आप इसको फील कर सकते हो। लॉन्ग रेंज फोर्स ये मेनली होता है। डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। और ये भी कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, 2 चार्ज के बीच में लगता है, लॉन्ग रेंज होता है, इनफाइनाइट तक फील कर सकते हो आप। किसी भी तरह के मीडियम की आवश्यकता नहीं है फोर्स करने के लिए, बिल्कुल ग्रेविटेशनल की तरह। ग्रेविटेशनल वीक था, ये स्ट्रॉन्ग है, अंतर बस यही है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आप इसको कहाँ एक्सपीरियंस करोगे, बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये, शॉर्ट रेंज फोर्स है ये। शॉर्ट रेंज कहने का मतलब ये नाम से पता, न्यूक्लियस के अंतर ही ये देखने को आपको मिलेगा। अब न्यूक्लियस के अंतर कहाँ कहाँ लगेगा, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है आपका पूरे यूनिवर्स का, वह न्यूक्लियस के अंतर लगता है। आपको आप लोग पढ़े होंगे कि क्लास 10 तक कि प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करता है भाई, रिपेल करता है। प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, वो चार्ज पे डिपेंड करता है। बट ये जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज, इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। ये जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में होगा, उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी होगा। इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। यही होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखता है। वही फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। काफ़ी मैक्सिमम वैल्यू होता है इसका, काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ये न्यूक्लियस के अंदर। ये देखने को आपको मिलेगा, शॉर्ट रेंज का होगा न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का यही होता है वैल्यू डिस्टेंस, तो उसी के अंदर यह फोर्स देखने को मिलेगा। तो ये था आपका चारों क्या फंडामेंटल फोर्सेस। इसी के अंतर्गत सारे जितना भी दुनिया के फोर्स सब इसी के अंदर आ जाएंगे।
तो स्ट्रेंथ आपको पता है कि उस साइड जाएंगे तो घटेगा। अगर इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका स्ट्रेंथ अगर 1 है तो उसके मुकाबले इसका हो जाएगा 10 के पावर -2 हो जाएगा, मतलब 1/100 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -13 और ये हो जाएगा आपको 10 टू द पावर -38। तो देख रहे हो कितना कम वैल्यू है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, तो वीकेस्ट होता है ये, रेयरली देखने को मिलेगा, ये आपको रेयरली देखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्ट्रांग होता है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा 4 फंडामेंटल फोर्सेस। बच्चों समझ में आ गई बात सारी, इसी के अंतर्गत सारे फोर्सेस इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन हो गया समाप्त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो चैप्टर 2 है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें डिस्कस करेंगे, वहां से क्वेश्चन बनाएंगे अच्छा से। पहले मैं आपको बेसिक बनवाऊंगा, फिर थोड़ा सा और ऊपर, फिर मेंस तक जाएंगे, कुछ क्वेश्चन एडवांस और नीट के भी सॉल्व कर लेंगे। बस बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आप हमारे पर्सनल एजुकेशन को ज्वाइन करना चाहते हो जो ऑनलाइन चल रही है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेस को हमारे। ओके, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमें कॉल भी कर सकते हो। तब तक घर पे सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए जबरदस्त। अगर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू एवरीवन। गुड बाय, टेक केयर।